मेरी पिछली क्लासें उम्मीद करता हूँ सभी ने बढ़िया तरीके से पढ़ी भी होगी। आज मैं बात करूँगा समसूत्री विभाजन की तीसरी अवस्था, एनाफेज अवस्था। देखिए, मैं एक चीज़ की तो गारंटी देता हूँ, जेट हो, पीएमटी हो, आईसीआर हो या 12th बेस हो, चारों में से यदि कोई स्टूडेंट मेरा लेक्चर लेता है और उसके बावजूद यदि उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो आई विल बी द रिजाइन ऑफ द टीचिंग। इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ मैं। ठीक है, आगे आज बात करेंगे अपन एनाफेज अवस्था की। शुरू करते हैं। एनाफेज अवस्था, सबसे पहले चीज, समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था एनाफेज। सबसे छोटी अवस्था। ठीक है, अब डायग्राम में बताऊंगा कि एनाफेज में एक्चुअल में होता क्या है। समझने के लिए बता रहा हूं मैं सबसे पहले, फिर बाद में लिखेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, मैं पहले बना देता हूं। ये क्या हुए दोनों, क्रोमेटिड। ये क्या हुआ, तर्कुतंतु। ये क्या हुआ, सेंट्रोमियर। ये क्या हुआ, सेंट्रोमियर। ठीक है, अब बताता हूं इसमें हो क्या रहा है आखिर, मतलब ये बता क्या रहा है। इसमें क्या होता है कि दो तर्कुतंतु होते हैं। ये दोनों तर्कुतंतु क्या है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं कि एक सेंट्रोमियर होता है। ये क्या है, देख लीजिए, ये क्या है, सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर से क्या है कि दो क्रोमेटिड जुड़ी हुई होती है, एक और दो। जब ये दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तर्कुतंतु, तो क्या होगा, इस सेंट्रोमियर का क्या होगा, विघटन। और जब सेंट्रोमियर का विघटन हो जाएगा ना, यहां से ये टूट गया, तो दो क्रोमेटिड है, दोनों क्या है कि विपरीत दिशा में चली जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा डायग्राम ली। दो तर्कुतंतु जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या होता है कि एक सेंट्रोमियर होता है, उस सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़ी हुई होती है। यदि उस सेंट्रोमियर का अपघटन हो गया तो क्या होगा कि दोनों क्रोमेटिड विपरीत दिशा में गति करेगी और क्या होगा, दोनों अलग अलग दिशा में हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आती है। थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ, बताओ क्या होता है। मान लीजिए ये हाथ है मेरा, ये हाथ है, ये क्या है, एक तर्कुतंतु, ये एक तर्कुतंतु। बीच में मान लीजिए मैंने यहाँ क्या रख दिया, मार्कर, बीच में रख दिया, दोनों हाथों के बीच में मार्कर रख दिया। अब मान लीजिए जब मार्कर टूटेगा, ठीक है, अब मार्कर से मान लीजिए मैंने दो स्केल जोड़ दिए या कुछ भी मान लीजिए, तो जब मार्कर बीच में से टूटेगा तो वो दोनों स्केल भी तो विपरीत होंगे। कहने का मतलब यही है कि जब तर्कुतंतु विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो बीच में जो केंद्र है उसका क्या हुआ, अपघटन। और केंद्र का जब अपघटन होता है या सेंट्रोमियर का जब अपघटन होता है तो जो क्रोमेटिड उससे जुड़ी हुई होती है ना,
वो दोनों विपरीत दिशा में चली जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको लिख के बताऊंगा। अब लिखेंगे अपन क्या लिखते हैं इसमें। ठीक है, अब बनाऊंगा मैं डायग्राम कि इस अवस्था में आखिर क्या हुआ। ठीक है, वही चीजें वापस रिप्रेजेंटेड। ये क्या होता है, तारक का ये क्या है, क्रोमेटिड जो विपरीत दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, ये तारक किरणें, तारक किरण, इनके बारे में पहले बता चुका हूं। मैंने क्या कहा था कि जो तरकु तंतु होते हैं वो विपरीत सिरों की ओर जाते हैं, तो जो सेंट्रोमियर होता है यहाँ बीच में से, उसका क्या हुआ, विघटन। जब सेंट्रोमियर का विघटन होता है तो क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है ना वो दोनों क्रोमेटिड को जोड़कर रखता है। यदि सेंट्रोमियर का विघटन हो गया तो दोनों क्रोमेटिड है ना उनका क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में चलन या विपरीत दिशा में जाएगी। वो यहाँ दिखा रखा है कि किस प्रकार जो मध्य भाग है वो विघटित हुआ और ये क्या हो गए, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहला टॉपिक, पहले चीज, तरकु तंतु विपरीत सिरों की ओर गति करेंगे। तरकु तंतु विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो क्या होगा, सेंट्रोमियर का सेंट्रोमियर जो दोनों क्रोमेटिड को जोड़ता है, दोनों क्रोमेटिड को जोड़ता है तो सेंट्रोमियर के विघटन से दोनों क्रोमेटिड विपरीत दिशा में जाएंगे। ठीक है, सबसे मुख्य चीज, तरकु तंतु विपरीत सिरों की ओर गति कर रहे हैं। सेंट्रोमियर जो दो क्रोमेटिड को जोड़ता है, यदि सेंट्रोमियर का विघटन हो गया तो सेंट्रोमियर क्या कर रहा है, दोनों क्रोमेटिड को जोड़ रहा है। अब मान लीजिए सेंट्रोमियर का ही विघटन हो गया तो दोनों क्रोमेटिड तो अलग अलग हो जाएंगे और कहाँ जाएंगे, विपरीत दिशा में गति करेंगे। ठीक है,
अब इसका अपन पढ़ेंगे, देख लीजिए दोनों क्रोमेटिड है, विपरीत दिशा में जा रहा है, और जो सेंट्रोमियर था उसका क्या हो गया, विघटन। ठीक है, अब बात करेंगे अपन इसका दूसरा कैरेक्टर। ठीक है, अब पढ़ेंगे दूसरा कैरेक्टर कि दूसरा कैरेक्टर क्या है। देखिए अपने चार चीज देखिए, गुणसूत्र होते हैं ना, चार आकार के होते हैं, वी, आई, एल और जे। ठीक है, तो इन चार आकार का पता कौन सी अवस्था में चलता है, एनाफेज अवस्था में। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर गुणसूत्र का वी, आई, जे, एल आकार का पता चलता है। गुणसूत्र में चार आकार होते हैं, वी, आई, एल और जे। इन चार का अवस्था पता कैसे चलता है, इसी से चलता है। ठीक है, अब बात करता हूं, इसकी एक विशेषता और है, समसूत्री विभाजन की ऐसी अवस्था जिसमें गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, एनाफेज अवस्था में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, डीएनए से क्रोमेटिड की जो मात्रा होती है ना, वो डबल होती है। ठीक है, देखिए जीवन अवस्था होती है उसमें तो बराबर होती है, लेकिन बाद में मेटाफेज अवस्था, एनाफेज अवस्था, टीलोफेज अवस्था, इनमें क्या है कि उसकी मात्रा होती है ना, वो क्रोमेटिड तो डबल हो जाएगा, डीएनए वो का वही रह जाएगा, लेकिन एनाफेज अवस्था में वापस डीएनए और क्रोमेटिड की जो मात्रा होती है ना, वो वापस बराबर हो जाती है। बताता हूं, पहले तो मैं यूं ही बताऊंगा, बाद में डायग्राम से बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले जीवन अवस्था, G2 अवस्था, सॉरी एम अवस्था, पहले एम अवस्था आएगी बीच में, एम अवस्था, G2 अवस्था, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। ये तो बेसिकली मैं यूं ही बताऊंगा, फिर आगे आपको डायग्राम से बता दूंगा कि क्या प्रोसेस हो रहा है इसमें। ठीक है, 2n/2c। n का मतलब क्या है, डीएनए की संख्या, सी का मतलब क्या है, क्रोमेटिड की संख्या। यहां तो बराबर है, यहां से डबल होगी अब, 2n/4c, 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 2n/4c। ठीक है, लेकिन एनाफेज अवस्था में क्या हो रहा है, गुणसूत्रों का जो सेंट्रोमियर होता है ना, उसका क्या होता है, विघटन, और विघटन होता है, इसी कारण इसमें क्या होते हैं, दोनों बिल्कुल समान आ जाते हैं, क्रोमेटिड और डीएनए। ये बात समझ में आई। अब मैं आपको आगे डायग्राम बनाएंगे, यहां से मेरे हिसाब से जगह नहीं है, आगे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें भी आपको यहाँ डायग्राम से बताऊंगा कि क्रोमेटिड और डीएनए की संख्या बराबर कैसे हुई। ठीक है, डायग्रामली बताता हूं मैं। अब डायग्रामली क्या होता है, टू एन बट्टा टू सी, रेड पेन से बना देता हूं। डायग्राम बना देते हैं पहले, नहीं बनेगा। ठीक है, ये वही G1 M G2, इसमें वही चीज
2n/4c, 2n/4c। आगे प्रोफेज मेटाफेज तक यही प्रक्रिया चलेगी, ठीक है, सेम प्रक्रिया चलेगी आगे प्रोफेज और मेटाफेज तक। अब आती है बात आगे एनाफेज अवस्था की। एनाफेज अवस्था में क्या हो रहा है कि ये मान लीजिए ये है, ठीक है, थोड़ा सा सही बनाते हैं डायग्राम, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ होगी डायग्राम में, दोबारा बना देता हूँ एक बार, ठीक है। यूं बनेगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि संख्या तो इसमें अलग कैसे हो रही है, इसका जो सेंट्रोमियर है ना उसका क्या हो रहा है विघटन। इसका जब विघटन हुआ तो क्या हुआ वो भी बता देता हूं, आगे कौन सा प्रोसेस चला। सॉरी, ठीक है, ये दो बन गई 2n/2c, 2n/2c अलग अलग हो गई, और ये क्या बन गई अपनी दोनों अवस्थाएं, ठीक है, दोनों क्रोमेटिन बिल्कुल अलग अलग हो गई है। इसको आप चाहो तो इसको ये बेस्ट रहेगा, थोड़ी सी इसमें बनाने में दिक्कत आ रही है, सॉरी सॉरी, यूं थोड़ा सा सही है, दोनों क्रोमेटिन बिल्कुल अलग अलग हो गई, ठीक है, 2n और 2c बराबर भागों में बट गए, ठीक है। अब बात ये तो हो गई, इसमें क्या हुआ सेंट्रोमेयर का क्या हुआ विभाजन हुआ, तो सेंट्रोमेयर का विभाजन हुआ तो उससे दो क्रोमेटिन जुड़ी थी, दोनों अलग अलग हो गई, विपरीत दिशा में चली गई, पहली चीज। दूसरी चीज VILJW इन चारों का आकार है ना वो एनाफेज में ही पता कर सकते हैं। तीसरी चीज बता दी मैंने कि क्रोमेटिड तीसरी क्रोमेटिड व सॉरी डीएनए की संख्या समान होती है, समान हो जाती है। देख लीजिए विघटन हुआ 2n और 2c दोनों बिल्कुल बराबर हो गए, ये होती है एनाफेज अवस्था समाप्त। अब बात करेंगे अपन समसूत्री विभाजन की लास्ट अवस्था टेलोफेज अवस्था की, ठीक है, टेलोफेज पढ़ेंगे अपन। समसूत्री विभाजन की लास्ट अवस्था टेलोफेज, ठीक है। टेलोफेज क्या कह रही है, पहले चीज टेलोफेज अवस्था होती है वो प्रोफेज के विपरीत अवस्था होती है। सबसे पहले चीज विपरीत क्या होता है, उसमें क्या होता है कि गुणसूत्र के रेशे संघनित होते हैं, लेकिन प्रोफेज है ना उसमें तो संघनित होते हैं तो क्रोमेटिन के रेशे थे, लेकिन जो ये होता है ना टेलोफेज इसमें क्या होता है कि क्रोमेटिन की जो रेशे होते हैं ना वो बढ़ते हैं और गुणसूत्रों का क्या होता है असंघनन। दो चीज प्रोफेज में क्या हो रहा था कि अंतःपत्री झिल्लिका, गोल्जिकाय, केंद्रक झिल्ली ये क्या है कि उसमें तो लुप्त हो रहे थे और इसमें क्या वापिस आ रहे हैं। सबसे पहले चीज प्रोफेज की विपरीत अवस्था, प्रोफेज की विपरीत अवस्था। अगली चीज वही बात गुणसूत्र के रेशे असंघनित भी है, विपरीत है, तो प्रोफेज में तो क्या हो रहा था कि संघनित हो रहे थे, इसमें क्या है कि गुणसूत्र है ना वो असंघनित होंगे और क्रोमेटिन के रेशे बनेंगे। गुणसूत्र
असंघनित होकर क्रोमेटिन रेसे बनाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है, ईआर गोल्जी काय और केंद्रक झिल्ली वापिस आ जाती है। ईआर गोल्जी काय व केंद्रक झिल्ली वापस आती है। ठीक है, यह अवस्थाएं वापस आ जाती है। अब बताऊंगा मैं झिल्ली के लुप्त होने का कारण कि इसका कारण क्या है। अब बात आती है कि टेलोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली, गोल्जी काय और अंतःपरद्रवी जलिका, ये तीनों आखिर दिखाई क्यों देती है? क्योंकि समझा देता हूं डायग्राम से। ये मान लीजिए कोशिका है, ये कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, कोशिका, ये क्या है, केंद्रक। ठीक है, अब एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि गोल्जी काय, अंतःपरद्रवी जलिका और केंद्रक, इन तीनों में क्या है कि झिल्लियां होती है। ठीक है, अब अपन सबको पता है, या मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो झिल्ली होती है ना, वो प्रोटीन और वसा से बनी होती है। तो झिल्ली यदि प्रोटीन और वसा से बनी है तो क्या करेगी कि वो आपस में या आपस में वो क्या करती है, इनको जोड़ देती है। किसको? प्रोटीन और वसा का जो संगठन है ना, वो क्या करेगा, इन झिल्लियों को या इन कोशिकांगों को वापस ले आते हैं। ठीक है, अब वही बात इसमें वही एक्सप्लेन आता है, एनाफेज वाला आता है। मैं बता देता हूं डायग्राम में। सबसे पहले बात करते हैं G1 M G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। डायग्राम ली, इसे पहले बता चुका हूं मैं। 2n/2c, इसमें 2n/4c, इसमें सब में यही क्रम चलेगा, 2n/4c, 2n/4c और 2n/4c। यहां तक तो यही चलेगा। यहां क्या हो रहा था, विघटन, तो यहां क्या हो रहा था, 2n/2c। यहां भी ये होगा, लेकिन यहां दो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहां भी यही प्रोसेस आएगा, 2n/2c, 2n/2c। डायग्राम बढ़िया समझ में आ जाएगा। डायग्राम बताऊंगा कैसे से प्रोसेस होता है। इसका डायग्राम तो अपन को पता है, एक ही क्रोमेटिड और एक ही डीएनए। ठीक है, कितने क्रोमेटिड है, दो तो क्रोमेटिड है और क्या है, एक क्या है, दो तो क्या है, डीएनए। और क्रोमेटिड की संख्या 1 2 3 और 4। ठीक है, ये का ये डायग्राम, ये प्रोसेस यहाँ चलेगा, यही प्रोसेस यहाँ चलेगा, यही प्रोसेस यहाँ चलेगा। अब बात आती है यहाँ पर, सेम ये का यही डायग्राम बनेगा। यहाँ पर बना देता हूँ, चलो एक बार ये यूं बना देता हूँ। ठीक है, अब बात आती है यहाँ कैसे बनता है, ये मेन चीज है। ये क्या हुआ, इसका विघटन, और विघटन से क्या हुआ, अलग अलग बन गए। ये मेरे से बैठ नहीं रहा, मैं इसको ढंग से बना देता हूँ इसको। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग बन गए। यहां तक हो गया, दो अलग अलग बन गए, 2n/2c, 2n/2c। अब इसकी बात आती है,
इसमें क्या प्रोसेस होता है, ये मान लीजिए एक, ये क्या हुआ 2, ये दोनों क्या होंगे अलग अलग, 2n/2c और 2n/2c। समझ में आई प्रोसेस, सेम चीज चल रही है, इन सब में डबल हो रही है, एना फेज में आते ही बराबर हो जाएगी और टीला फेज में ये झिल्ली आ गई। सीधी हुई बात। दोबारा बता देता हूँ लास्ट एंड फाइनल बात। प्रोफेज की विपरीत होती है टीलोफेज, इसमें गुणसूत्र असंगनित हुए और क्या हुआ, जो क्रोमेटिन के रेशे है ना वो बने। तीसरी चीज क्या होती है इसमें, अब देख लीजिए, यहां तो क्रोमेटिड डीएनए और क्रोमेटिड की संख्या बराबर थी और यहां से डबल होना शुरू हुई, मेटाफेज तो डबल ही चलेगी। एनाफेज में क्या हो रहा है कि इसकी संख्या बराबर हो जाती है और टीलोफेज में भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन प्रोटेलाफेज में याद रखना झिल्ली आ जाती है। झिल्ली क्यों आती है, क्योंकि वसा और प्रोटीन से बनी होती है और वसा और प्रोटीन क्या करती है, झिल्ली का निर्माण करती है। उम्मीद करता हूँ आप इसे बढ़िया ढंग से पढ़ोगे।